जयगढ़ का भूत। भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाच, आपकी राय में इन शब्दों की परिभाषा क्या है? शायद हर व्यक्ति के लिए इसकी परिभाषा, इसके किस्से, इसकी कहानियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक बात जरूर कॉमन होगी और वो है खौफ। सोचिए, सुनसान रात में वीरानी सी सड़क पर आप घने अंधेरे में अपनी कार की 2 हेडलाइट्स के सहारे सड़क से गुजर रहे हैं। सड़क पर ना कोई वाहन है और ना ही स्ट्रीट लाइट। ऐसे में एक चीज आपको बचा सकती है, आपकी किस्मत। लेकिन कहते हैं किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहता है। और फिर सामना होता है उस खौफनाक मंजर का। 20 फरवरी 2013 रत्नागिरी की एक गेस्ट हाउस के बिस्तर पर लेटे लेटे मैं मोबाइल देख रहा था। शायद 1:30 बज गए होंगे। मोबाइल म्यूट करके मैं गेम खेल रहा था। तभी उस शांत माहौल को चीरती हुई फोन की रिंग बजी। ऑफिस से फोन था। ये देखकर एक अच्छी वाली गाली दी मैंने और फिर फोन उठाया। हेलो सर, मैं संपत बात कर रहा हूं। जयगढ़ पोर्ट पर जेट्टी नंबर 3 की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी कंपनी को मिली थी। उसी का सिक्योरिटी गार्ड था संपत। चूंकि बंदरगाह की सिक्योरिटी का इंचार्ज मैं था, लिहाजा मुझे देर रात फोन आना कोई नई बात नहीं थी। सर, आज दोपहर बंदरगाह पर पहुंचे काशीनाथ व्हीकल कैरियर में कुछ गड़बड़ है। काशीनाथ यानी यात्री कारों को ले जाने वाला एक छोटा सा जहाज या फिर ट्रॉलर कह लीजिए। 2 दिन पहले इस जहाज में अचानक बॉयलर फटने से दुर्घटना हो गई थी और 34 लोग मारे गए थे। जयगढ़ पोर्ट निजी होने के कारण उस घटना का मेरी कंपनी से वैसे तो कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन मेरे बॉस लोकल पुलिस इंस्पेक्टर अंकलीकर की विनती पर मुझे घटना की जांच के लिए भेज रहे थे। इंस्पेक्टर अंकलीकर बड़ा तेज था। उसकी जांच में आसानी हो जाए इसलिए मेरे गले में ये हड्डी डाल दी थी उसने। सर, उस ट्रॉलर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। मैंने फिर एक अच्छी सी गाली दी और कहा, तो क्या तुमने मुझे फोन क्यों किया? एक बार तो मुझे लगा कि मानो न मानो संपत ने पी रखी है। मैं आगे बोलने जा रहा था, तभी फोन पर दूसरी आवाज सुनाई दी। सर, आप आ जाते तो अच्छा होता, मामला सीरियस है। फोन पर अब डिसूजा था। उसकी सीरियस आवाज सुनी और मैं झट से बोला, ठीक है, आता हूं। इसके बारे में किस किस को बताया है? नहीं सर, मैंने आपको ही पहले फोन किया है। बेकार में बात बढ़ गई तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। मेरी चिंता और बढ़ गई। ओके कहकर मैंने फोन काटा। गेस्ट हाउस से बाहर आया, मेरी कार शुरू की और मेन रोड पर आया। उस वक्त करीब 1:55 हुई थी। सड़क खाली थी। कार की स्पीड मैंने बढ़ाई और जयगढ़ का रास्ता लिया। कार में बैठे बैठे भी फोन पर हुई बातें मुझे याद आने लगी। मैंने उसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में
डिसूजा की कही वो बात बार बार घूमने लगी। सर, ट्रॉलर में किसी इंसान के रोने की आवाज आ रही है, लेकिन उसका रोना बहुत ही अजीब है। ट्रॉलर की बात करें तो मुझे अच्छी तरह पता था उसका रास्ता। कार पार्क करने के लिए एक बड़ी सी जगह, उसके आगे इंजन रूम, वहां से एक छोटी सी सीढ़ी नीचे की तरफ जाती। नीचे उतरते ही 6 फीट का स्टोर रूम और उसके नीचे बॉयलर रूम। इस तरह ये 2 मंजिला नीचे की तरफ बना हुआ ट्रॉलर था। तुमने चेक किया क्या? अंदर कोई होगा तो देखो जरा। सर, बॉयलर रूम के चिथड़े उड़ गए हैं, नीचे जाने वाली सीढ़ी टूट गई है। हमने बहुत पुकारा, लेकिन नीचे से कोई जवाब नहीं आ रहा है। सिर्फ किसी के रोने का, कराने का दर्दनाक आवाज आ रहा है। हमने टॉर्च लाइट मारकर भी देखा सर, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो ये भूत प्रेत वाला मामला लग रहा है। वाकई में ये मन ऐसी कुत्ती चीज होती है कि ना चाहते हुए भी वो हमें रह रहकर उसी बात पर ले जाती है जिसे हम भूलना चाहते हैं। फोन रखने के बाद वही शब्द बार बार मुझे याद आ रहा था। भूत शब्द को धुएं में उड़ाने के लिए मैंने एक सिगरेट निकाली और ठंडी ठंडी हवा में उसके गरम गरम कश लेने लगा। वैसे मैं डरपोक तो नहीं हूं, और इसके अलावा इस वीराने रास्ते पर कई बार मैंने देर रात को कार भी चलाई है। लेकिन कहते हैं ना कि वो खौफनाक मंजर धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उस भूत शब्द को भुलाने की, लेकिन कमबख्त बार बार वो जहन में आ ही जा रहा था। यही तो जादू है इस भूत शब्द में। जितना इसे दबाओ, ये उतना ही सामने आकर बाहें फैलाए हुए खड़ा हो जाता है। इसकी वजह है कि बचपन से ही इस शब्द को लेकर हमें डराया जाता है, और फिर वो डर का प्रोग्राम हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। शायद यही वजह थी कि अचानक मेरी नज़र मिरर के जरिए पिछली सीट पर पड़ी, ये देखने के लिए कि कहीं वहाँ कोई भूत, प्रेत या साया तो नहीं। और कुछ सेकंड के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वैसे रत्नागिरी से जयगढ़ जाने वाला 60 किलोमीटर का ये रास्ता काफी सुनसान है। हाँ, यहाँ भूले भटके इक्का दुक्का इंसान या दारू पीकर घर जाने वाले शराबी दिख जाते थे। अब तक तो मुझे कोई इंसान दिखा नहीं था। ऐसा होना लाजमी भी है। रात के 2 बज गए थे। अब गड्ढे वाली सड़क शुरू हो चुकी थी, यानी उबड़ खाबड़ सड़क पर मैं कार चला रहा था। कोंकण में जिस किसी ने देर रात ड्राइव किया है, वो लोग ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि गड्ढे वाली वीरान सड़क, घोर काली रात और मन में भूत प्रेत का ख्याल, ऐसे में सफर बहुत डरावना बन जाता है। और यही मेरा हाल था। अचानक एक हाथ मुझे दिखाई दिया। मैं मेरी सोच से बाहर निकला। ब्रेक पर अपने आप पैर चले गए। कार थमने के साथ साथ मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला, कार रोकी, सवालिया निशान वाले चेहरे के साथ उस आदमी की ओर देखा। साहब,
जयगढ़ तक छोड़ देंगे क्या? एक गरीब सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। आवाज में हल्की कंपन थी। शायद बाहर सर्द ठंड पड़ रही थी, इसीलिए उसके शब्द लड़खड़ाए होंगे। मैंने उस आदमी की ओर देखा। उसने खाकी रंग की पैंट पहनी थी और ऊपर गंदा मैला टी शर्ट पहना था। बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, पतली मूंछ, घुंघराले बाल और छोटा सा नाक। हालांकि इतना तो पता चल गया कि वो आदमी दारू के नशे में नहीं था, इसलिए राहत हुई। वैसे भी मैं जयगढ़ जा रहा था। रात काफी हो गई थी, इसलिए इंसानियत के नाते मैंने उसे हाँ बोला। वो आकर मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। जैसे ही कार के अंदर वो आया, तेल की तेज महक मेरे नाक में और फिर दिमाग में घर कर गई। उसे खुशबू नहीं कह सकते। कोई मजदूर लग रहा था वो, जो तेल की फैक्ट्री में काम करता था और नहाया भी नहीं था। उसके लिए मेरे मन में यही धारणा बन गई। साहब, इतनी रात को आप कहां जा रहे हैं? उसका सवाल सुनकर मैं सतर्क हुआ। कुछ खास नहीं, ऑफिस से फोन आया था, कुछ इमरजेंसी है। अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं? नहीं नहीं, सिक्योरिटी ऑफिसर हूं, जयगढ़ पोर्ट का। मेरा जवाब वो ध्यान से सुन रहा था। उसकी नजर सामने ही थी। मुझे हंसी आ गई, क्योंकि इमरजेंसी का नाम आते ही लोगों को सबसे पहले डॉक्टर ही याद आते हैं। किसी और को इमरजेंसी नहीं आ सकती क्या? आपको डर नहीं लगता साहब? किस बात का डर? यही इतनी रात गए वीरान सड़क पर अकेले निकलना। उसमें क्या, कार है, हेडलाइट है, मोबाइल है, इसमें डरना क्या? ये सब होगा तो डर किस बात का? मैंने उसे कहा। ऐसा नहीं साहब, सुनसान सड़क है ना, और कोंकण की इन सड़कों के भयानक किस्से तो आप जानते ही होंगे। वो भूत प्रेत, फिर वही शब्द। इतने समय से डिसूजा ने मेरे दिमाग में डाला हुआ भूत शब्द मैं भूलने की कोशिश कर रहा था, जो इस आदमी की बात सुनकर फिर सामने आकर खड़ा हो गया। जयगढ़ पहुंचने में अभी आधा घंटा तो था। रास्ता काटने के लिए इसके साथ बातचीत करता हूं, ऐसा मैंने सोचा। इससे बार बार दिमाग में आ रहे उस भूत शब्द से राहत मिलेगी, ये भी एक ख्याल था। इसलिए मैंने उससे पूछा, आप इसी गांव में रहते हो क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, जयगढ़ में काम करता हूँ। तो फिर आज यहाँ पर? वो कुछ नहीं बोला, चुप रहा। मुझे भी अजीब लगा, न जान न पहचान, और ख्वामख्वाह मैं उसके पर्सनल मामले में पड़ रहा हूँ। आपका नाम? मैंने पूछा। जमील सिद्दी पराड़कर। मैं उसके हाव भाव देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो सिर्फ सामने देख रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो मेरा नाम पूछेगा, लेकिन उसने मेरा नाम नहीं पूछा। वो तो बस टकटकी लगाए सामने वीरान सड़क पर देखे जा रहा था। कुछ देर बाद मैंने ही बोला, मैं धनंजय। वैसे तो मैं मुंबई का हूँ, लेकिन काम के सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ। आजकल का ट्रेंड ही है, व्हाट्सएप पर बातचीत आगे बढ़ानी नहीं होती तो लोग बोलकर चुप हो जाते हैं। ये सोचकर मुझे हंसी आ गई।
5 मिनट तक हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन बार बार दिमाग में इस आदमी का नाम आ रहा था। ये नाम मैंने कहीं सुना है। वो मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। सोचने से टेंशन बढ़ जाती है, इसलिए उस विचार को हटाने के लिए मैंने अपना सिर झटका। क्या हुआ साहब? उसकी भारी भरकम आवाज से 1 सेकंड के लिए मुझे हल्का सा झटका लगा। कुछ नहीं, आज कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है, बोर हो रहा है, इसलिए बस। तो फिर अभी इस वक्त पोर्ट पर क्यों जा रहे हो साहब? आराम करना था ना? अरे नहीं, पोर्ट पर एक ट्रॉलर का एक्सीडेंट हुआ है, इमरजेंसी है, इसलिए जाना पड़ रहा है। काशीनाथ में ना? मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर सोचा कि छोटा सा गांव है और इतनी बड़ी घटना हुई है तो सभी लोगों तक खबर तो पहुंच ही गई होगी। मुझे उसके सवाल से अच्छा तो नहीं लगा, फिर भी एक लंबी सांस लेने के बाद मैंने उससे कहा, 4 मर गए हैं, लेकिन 3 बॉडी ही मिली है ना, 1 बॉडी लापता है। एक बार फिर मुझे झटका लगा, क्योंकि ये सारी बात तो मैं जानता ही नहीं था। बावजूद इसके मैंने किया। क्या हालत हुई होगी उनके घर वालों की, कितने परेशान होंगे वो। अभी तक बॉडी नहीं मिली और अब मिलकर भी क्या फायदा। बॉडी के इतने टुकड़े टुकड़े हुए होंगे कि पुलिस भी तो ठीक से ढूंढ नहीं रही है उसे। मिल जाएगी बॉडी, टेंशन क्यों लेते हैं आप? मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। कार के आईने से मैंने तिरछी नजर से उसे देखा। उसकी आंखें मानो आग उगल रही थी। अचानक उसने मेरे सामने देखा, हम दोनों की नजरें मिली और उसकी वो लाल लाल भयंकर आंखें देखकर मैं डर गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, सिर से लेकर पैर तक पसीना आने लगा। मैंने अपनी नजर हटा ली, लंबी सांसें लेने लगा, आंखें बंद कर दी। 10 सेकंड के बाद दिल दिमाग शांत हुए। गुस्सा आता है साहब इन पुलिस वालों का, कुछ काम के नहीं होते ये। उसकी आवाज थोड़ी नरम पड़ रही थी। शायद मेरी हालत देखकर वो शांत हो रहा था। मैंने डैशबोर्ड पर रखे पैकेट में से एक सिगरेट निकाली, वो जलाई। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ तो कांप रहे हैं। मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया। इतने में फिर फोन की रिंग बजी। सर, कहाँ पहुंचे? पहुंच रहा हूं 5 मिनट में। जल्दी आइए सर, साइट पर मैंने एक मजदूर को बुलाया है बॉडी निकालने के लिए, मेरा फ्रेंड ही है। अब बोट की लाइट्स दूर से दिख रही थी। 2 मिनट में ही मेन गेट आ गया। मैंने उस आदमी के सामने देखा और फिर कार रुकाई। उसने दरवाजा खोला और बोला, साहब, बॉडी अभी भी ट्रॉलर में ही है, बॉयलर के एक कोने में बड़े बड़े सामान के नीचे दबी पड़ी होगी, ठीक से देखिएगा। इतना कहकर वो कार की उल्टी दिशा में चल पड़ा। मैं उसे पूछने गया कि तुम्हें कैसे पता, लेकिन तब तक वो रात के अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। मुझे उस पर गुस्सा आया। मन ही मन मैं कुछ सोचने लगा और फिर कार झट से गेट के अंदर डाली। मेन गेट से जेट्टी 4 किलोमीटर दूर थी। मैंने तुरंत
डिसूजा को फोन लगाया। डिसूजा, जल्दी जाओ, बॉयलर के नीचे कोने में सामान के नीचे चेक करो। वो कुछ बोले उससे पहले ही मैंने फोन काट दिया। 4 किलोमीटर का वो फासला अब मुझे 400 किलोमीटर लगने लगा था। स्पीड लिमिट होने की वजह से मैं 20 से ज्यादा तेजी की स्पीड से कार नहीं चला सकता था। मैं जैसे तैसे करते छट्टी की उस जगह पर पहुंचा जहां काशीनाथ जहाज खड़ा था। तब तक तकरीबन 50 लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। मेरी कार को आते देखकर वो साइड पर हट गए। सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर मेरे पास आया। साहब, इंस्पेक्टर को खबर कर दी है, वो आते ही होंगे। मैं उसके सामने देखता रहा और चौथी निकाली गई बॉडी के पास गया। देखा तो स्ट्रेचर पर एक लाश के टुकड़े पड़े थे। उसके चेहरे के परखच्चे उड़ गए थे। कुछ बचा ही नहीं था उस चेहरे में। मेरी नजर उसके शरीर पर गई। खाकी कलर की पैंट, गंदा मैला टी शर्ट और वही तेल की तेज दुर्गंध जो उस आदमी से आ रही थी। उसे देखकर मैं बेहोश हो गया और जब होश में आया तो मेरे पास इंस्पेक्टर साहब बैठे थे। उनके हाथ में एक पर्स था जिसमें से उन्होंने एक आईडी कार्ड निकाला। उन्होंने मुझे पूछा, आर यू ऑल राइट? थोड़ी देर पहले आप वो बॉडी देखकर बेहोश हो गए थे। मैं शर्म के मारे नीचे देखने लगा क्योंकि एक सिक्योरिटी ऑफिसर एक लाश देखकर बेहोश हो जाए, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। आपके रिकॉर्ड में इस बॉडी की डिटेल्स लिख लीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे उस बॉडी का आईडी कार्ड दिया। आईडी कार्ड देखकर मैं चौंक गया। उसमें नाम लिखा था जमील सिद्दीक मराड़कर। बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, छोटी सी नाक और पतली मूंछ। उस दिन के बाद मैंने इस वाक़े का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन सच कहूं, उस दिन के बाद से अकेले रात में ड्राइव करते वक्त आईने में से पीछे देखने की हिम्मत कभी नहीं होती है। क्या पता वो लाल लाल आग उगलने वाली आंखें फिर से दिख जाए।